वेलकम बैक टू योर न्यू चैनल वकालत की क्लास। जैसा कि आप लोगों ने हमारे पिछले 2 लेक्चर्स में देख लिया कि किस तरीके से नए अधिवक्ता के सामने एक चैलेंज आता है। नया अधिवक्ता जैसे ही कचहरी में पहुंचता है उसके सामने पहले तो एफआईआर की रीडिंग एक चैलेंज होती है, कैसे कंप्लेंट फाइल करे ये एक चैलेंज होता है, किस तरीके से 156(3) दाखिल करे ये एक चैलेंज होता है। इन सारे चैलेंज को फेस करने के बाद उसके सामने एक नया चैलेंज आता है जो कि क्रिमिनल की वकालत का क्रक्स माना जाता है, जमानत। ये जमानत क्या है? कब किसी भी व्यक्ति को जमानत मिल सकती है? हम जमानत के लिए आवेदन कैसे कोर्ट के सामने करते हैं? जमानत के लिए कोर्ट हमसे किन किन सवालों का जवाब चाहती है? किस किस आधार पे हमको जमानत मिलती है? आज अपने इस नए लेक्चर में हम इन सभी चीज़ों को डिस्क्लोज करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। जमानत बेसिकली एक ऐसा टर्म है जब दौरान ट्रायल कोर्ट के सामने हम ये जाके कहते हैं कि श्रीमान जी, मैं निर्दोष व्यक्ति हूँ, मुझे गलत तरीके से मुकदमे में फंसा दिया गया है, मैं आपके ट्रायल का सहयोगी बनूंगा, मैं ट्रायल में किसी भी तरीके से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा, कृपया करके मुझे अनावश्यक जेल में न रखा जाए। कोर्ट कहती है ठीक है, अगर आप ये बात कहते हैं कि आप हमारे ट्रायल के सहयोगी बनेंगे, आप कहीं भी हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो इसके लिए आपको हम जमानत तो देंगे, लेकिन उसके लिए आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि जमानत किन किन मामले में दिया जाएगा और किन किन मामले में नहीं दिया जाएगा। देखिए, इस पे सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी रूलिंग है कि जमानत एक सामान्य सिद्धांत है और जमानत न देना एक अपवाद है। तौर पे जमानत 2 तरीके के होते हैं। पहला जमानत साधिकार जमानत। ये साधिकार जमानत क्या है? साधिकार जमानत का मतलब होता है ऐसी जमानत या ऐसे मामले जिस मामले में हम कोर्ट के सामने जाके केवल इतना बताते हैं कि श्रीमान जी, सीआरपीसी के शेड्यूल फर्स्ट में इस अपराध को जमानती अपराध बताया गया है, ये गंभीर प्रकृति का अपराध नहीं है, आप इसमें हमको जमानत दे दीजिए, आप ट्रायल करिए, अगर मुझे दोषी पाते हैं तो सज़ा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सही बात तो ये है कि मैं दोषी नहीं हूँ, ये कहते हुए हम कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाते हैं। दूसरी बात आती है, वो जमानत साधिकार नहीं होता, लेकिन उसके लिए कोर्ट हमसे ये कहती है कि ठीक है, अगर किसी आप ऐसे मामले में अभियुक्त बना लिए गए हैं जो मामला गंभीर प्रकृति का है, लेकिन आपके पास बेस्ट ग्राउंड है जिससे ऐसा देखने से प्रतीत होता है कि नहीं, यह व्यक्ति वास्तव में गलत तरीके से फंसा लिया गया है, इसके पास ऐसा कोई ग्राउंड है। जब आप हमारे पिछले लेक्चर को देखेंगे तो आप ऐसा महसूस कर पाएंगे कि एफआईआर की रीडिंग में हमने उन बारीकियों को बताया आपको कि अगर आपको एफआईआर की रीडिंग करने अच्छे तरीके से आ जाए तो निश्चित रूप से उस एफआईआर की कमियों को आप जज के सामने रख करके बेल एप्लीकेशन पे आर्गूमेंट कर सकते हैं। आप उस लेक्चर को देखिएगा तो आपको और अच्छे तरीके से जमानत के ग्राउंड्स के बारे में जानकारी मिलेगी। अब हम आते हैं बेल एप्लीकेशन पड़ती कैसे है। बेल एप्लीकेशन चाहे वो साधिकार हो या जिसमें जमानत मामले का जमानत लेना हमारा अधिकार न हो, उस मामले में भी हम जमानत कैसे दाखिल करते हैं। देखिए, 2 कंडीशन आती है। मामला यदि साधिकार जमानत का है तो निश्चित रूप से मामला गंभीर प्रकृति का नहीं होगा, और जब गंभीर प्रकृति का नहीं होगा तो सबसे पहले हम जो बेल एप्लीकेशन लिखते हैं, उस बेल एप्लीकेशन में हमको सरेंडर करना पड़ता है कोर्ट के सामने। ये सरेंडर क्या है? देखिए, सही बात तो ये है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद और विवेचना होने के ठीक पहले, यानी एफआईआर दर्ज होने से लेकर के आरोप पत्र आने के बीच का जो समय होता है, इस दौरान चाहे वो साधिकार हो या कोई भी गंभीर प्रकृति का मामला हो, दोनों ही मामले में हम न्यायालय के सामने जा कर के ये कह सकते हैं कि श्रीमान जी, हमको गलत तरीके से फंसा लिया गया है, हमको इस मुकदमे में गलत तरीके से अभियुक्त बना दिया गया है, हमें जमानत पे छोड़ दिया जाए, हम न्यायालय की प्रक्रिया में सहयोगी बनेंगे। जैसे ही ये बात कोर्ट के सामने रखते हैं तो चूंकि मामला अभी कोर्ट के संज्ञान में तो है नहीं, और आप भी कोर्ट के सामने जा कर के अपनी बात कैसे कहेंगे?
तो उसके लिए आपको एक सरेंडर एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, जिसमें ये कहना पड़ता है कि हम न्यायालय के सामने, जिसको कोर्ट अभिरक्षा कहा जाता है, हम न्यायालय के सामने हाजिर हैं, अपने को हम समर्पित करते हैं, हमें जमानत एप्लीकेशन प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर दिया जाए और हमें न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। कोर्ट उस न्यायिक अभिरक्षा के एप्लीकेशन पे ही लिख देती है न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया, और उसके बाद दूसरे स्टेज पे हम अपनी बहस को करते हैं, चाहे वो जमानत साधिकार जमानत के तौर पे हो, यानी जिसको श्रेणी फर्स्ट में जमानती अपराध के तौर पे दिखाया गया हो, या जिसको श्रेणी फर्स्ट में अजमानती अपराध के तौर पे दिखाया गया हो। यदि हम अपनी बात न्यायालय को कन्विंस करने में सफल हो जाते हैं तो कोर्ट हमको उसी दिन जमानत या मुचलके पर रिहा कर देती है। अगर हम अपनी बात को साबित करने में सफल नहीं होते, या जिस तरीके से कोर्ट को हम कन्विंस करना चाहते हैं वो करने में असफल हो जाते हैं, तो वहीं से कोर्ट हमको जेल भेज देती है और कहती है कि आपको हम जमानत नहीं देंगे, आपके पास ये राइट है कि आप ऊपर की अदालत में जाकर के जमानत एप्लीकेशन फाइल करिए। अगर ऊपर की अदालत आपकी बात से संतुष्ट होगी तो वो जमानत आपको दे देगी और आप वो जमानत का आदेश लेकर के हमारे पास आइएगा, फिर हम उसको रिहा कर देंगे। बात समझ में आ रही है? अब जमानत की पहली कड़ी में हम जमानत उस समय दाखिल कर सकते हैं जब विवेचना चल रही हो। कभी कभी क्या होता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि पुलिस हमारे खिलाफ क्या आरोप लगाएगी, पुलिस हमारे खिलाफ क्या क्या एविडेंस लेके आई है। बहुत सारे गंभीर प्रकृति के मामले होते हैं और हो सकता है कि बेल एप्लीकेशन में हमारी कोई कमी, जो हमने अपने ग्राउंड उठाए हैं, जो एफआईआर में कमी दिख रही है, अगर हमने वो बेल एप्लीकेशन में ग्राउंड उठा लिए तो हो सकता है कि इसकी जानकारी थाने को हो जाए और उस कमी को अपने आरोप पत्र में थाने द्वारा संशोधित करके आरोप पत्र दाखिल किया जाए। इसलिए जहां मामला इस तरीके का होता है, बेल एप्लीकेशन चार्जशीट फाइल होने के बाद भी दाखिल की जाती है। तो इसका मतलब निकल करके क्या आया कि बेल एप्लीकेशन आप दौरान विवेचना भी दाखिल कर सकते हैं और विवेचना समाप्त होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल होने के बाद भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आरोप पत्र दाखिल होने के पहले ही हम बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। यानी दो चीज़ें निकल के आई। अगर हमको ऐसा लगता है कि बेल एप्लीकेशन हम एफआईआर दाखिल होने के बाद ही, यानी एफआईआर होने के बाद ही दाखिल करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से पुलिस का स्टंट हमको नहीं पता। इसलिए जो बेल एप्लीकेशन पे ग्राउंड हमने दिया वो हमने अपना बेस्ट ग्राउंड दिया, लेकिन आरोप पत्र दाखिल होने के बाद पता क्या चलता है, लगता क्या है, महसूस क्या होता है कि कुछ ऐसे ग्राउंड निकाल करके पुलिस हमारे सामने लेके आती है, या अपने आरोप पत्र में पुलिस कुछ ऐसी भी बातें रख के आती है जो हमारे लिए बेस्ट बेल का ग्राउंड हो सकता है। हालांकि ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, जनरली ऐसा होता नहीं है। जो बेल का ग्राउंड हम शुरू में दे करके चलते हैं उसी बेल के ग्राउंड पे हम आगे भी स्टैंड करना चाहते हैं या करते भी हैं। इसलिए ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है कि चार्जशीट फाइल होने के बाद भी हम दोबारा एप्लीकेशन देंगे, उसमें कमियों को दिखा करके कोर्ट को कन्विंस करने का प्रयास करेंगे। जनरली ऐसा होता नहीं है, लोग करते नहीं हैं। लेकिन अगर इसको टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो ये हो सकता है। यानी पहली बार ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और दूसरी बार आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, यानी फाइलिंग द चार्जशीट। अगर चार्जशीट फाइल हो जाती है उसके बाद भी हम करना चाहें तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली प्रैक्टिस में ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक साबित होता है। एक बार आप राम कहानी कुछ और सुनाएंगे, बाद में राम कहानी कुछ और सुनाएंगे, तो आपके खिलाफ ही जाएगा, वो आपके फेवर में नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि हम बेल एप्लीकेशन कभी भी फाइल कर सकते हैं। अगर चार्जशीट लग गया है उसके बाद भी करना चाहें तो वही सेम प्रक्रिया है। चार्जशीट नहीं लगा है, एफआईआर दाखिल है, तो भी सेम प्रक्रिया है। अगर चार्जशीट लगने के ठीक पहले एफआईआर में जो सेक्शंस हैं, अगर चार्जशीट में कुछ सेक्शन बढ़ा दिए गए, घटाए गए तो नहीं। घटाने की कंडीशन में, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, 323, 504, 506 हमारे खिलाफ लगा, हमने उसमें बेल एप्लीकेशन फाइल किया, सभी बेलेबल ऑफेंस है। 506 दो कंडीशन है, पहला पार्ट है तो बेलेबल है, दूसरा पार्ट है तो नॉन बेलेबल है। तो इस कंडीशन में हम चाहें, और बाद में पता चला कि चार्जशीट के बाद कुछ सेक्शन उसमें बढ़ गए, 325 भी लग गया। ठीक है, तो अब चार्जशीट के बाद 325 लगा तो 325 में भी हमको बेल दाखिल करना पड़ेगा। ठीक है,
लेकिन अगर 325 पहले लगा हुआ है, 323, 325, 504, 506 लगा हुआ है, अगर बाद में 325 को निकाल दिया गया तो हम कोई दिक्कत नहीं, अगर कम कर दिया गया तो बेल एप्लीकेशन दोबारा फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप नए नए प्रैक्टिस में आएंगे तो आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा कि सरेंडर एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन तैयार कैसे किया जाए। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि मैं जो ये लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, ये जो क्लास वकालत की क्लास में ये जो चैनल चला रहा हूँ, ये बेसिकली नए अधिवक्ता के लिए, जो नए नए कचहरी में आए हैं, जिनके सामने ये समस्याएं आती हैं, उनके लिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो उनके लिए सबसे बड़ा विकल्प समस्या होती है कि हम बेल एप्लीकेशन लिखे कैसे। बेल एप्लीकेशन लिखने का मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट बता दूं। बेल एप्लीकेशन में सबसे पहले हम लिखते हैं उन्मान दावा। उन्मान दावा इन द सेंस कि न्यायालय का नाम ऊपर, उसके बाद जमानत प्रार्थना पत्र संख्या, उसके आगे लिखेंगे सन, जिस सन का मामला हो, उसके नीचे लिखेंगे राज्य बनाम उस व्यक्ति का नाम जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उसके नीचे लिखेंगे जमानत प्रार्थना पत्र द्वारा उसका नाम, उसके आगे एप्लीकेशन। अगर अभियुक्त जेल में है, मान लीजिए गंभीर प्रकृति का मामला है, अभियुक्त जेल में है, तो वहाँ पे हमें सरेंडर एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी कस्टडी में है और वहाँ पे हमको टिकट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ हम सीधे ऊपर लिख देंगे न्यायालय अभियुक्त जेल में है, और उसके नीचे उसकी तरफ से जो व्यक्ति दरखास्त देने आया है, जो उसका पैरवीकार है, वो उसकी तरफ से दरखास्त देता है। क्योंकि वहाँ पे अभियुक्त जेल में है तो वो दरखास्त देगा कैसे, बात समझ में आ रही है। तो उस तरीके से हम उसके पैरवीकार के तौर पे बेल एप्लीकेशन तैयार करते हैं और अपनी सारी बातें लिखते हैं। बात क्लियर हो रही है। और सरेंडर एप्लीकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, वही सारी चीज़ें लिखी होती हैं। जहाँ अभियुक्त जेल में नहीं है वहाँ सरेंडर एप्लीकेशन में केवल इतना ही लिखना है कि श्रीमान जी, बात सूचना, अभियुक्त न्यायालय में हाजिर अदालत है और अपनी जमानत प्रस्तुत करना चाहता है, जिस हेतु प्रार्थी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी को न्यायिक अभिरक्षा में लेने की कृपा करें। बस इतनी सी बात लिख करके आप अपनी बेल एप्लीकेशन नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, उसके साथ वकालतनामा लगाएंगे। जो भी आपके पास में साक्ष्य है, जो भी आपके पास में बेस्ट एविडेंस है, अगर आप लगाना चाहते तो लगाएं, नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं। उसके बाद आप उस एप्लीकेशन को लेकर कोर्ट साहब के पास आएंगे, कोर्ट साहब उस पर अपनी रिपोर्ट लगा देंगे कि जमानत साधिकार है, तो लिख देंगे कि हाँ, मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है, जमानती है, जमानत का विरोध नहीं किया जाता है, या जमानत का विरोध किया भी जाता है तो चूंकि मामला जमानती है इसलिए उनके विरोध का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मामला जहां जमानती नहीं होता है वहां वो रिपोर्ट लगाते हैं कि मामला गंभीर प्रकृति का है, जमानती मामला नहीं है, इसलिए इनको जमानत दिए जाने का विरोध किया जाता है। ये सरकारी वकील की तरफ से अपना आर्गूमेंट होता है। तो हम आई होप कि आपको जमानत के बारे में, बारीकियों के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। इसके बावजूद भी यदि आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं या कुछ चीज़ों को मुझे और अच्छे से बताना चाहिए, तो आप मेरे एफआईआर के लेक्चर को ज़रूर देखिए, क्योंकि एफआईआर के लेक्चर को देखने के बाद आप एफआईआर की रीडिंग जब समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से एफआईआर की रीडिंग में ही आपको बेल के बहुत सारे ग्राउंड मिल जाएंगे। क्योंकि बेल का ग्राउंड ही बेसिकली वो है कि एफआईआर में जितनी चीज़ें हमारे खिलाफ लगाई गई हैं, जितना आरोप हमारे खिलाफ लगाया गया है, वो सारे के सारे आरोप निराधार हैं, वो सारे के सारे आरोप झूठे हैं। क्योंकि एफआईआर में भी वो तारतम्य दिख रहा है, एफआईआर में भी वो कमियां दिख रही हैं, यही कोर्ट को हमको दिखाना है। एक बात। दूसरी बात, एक सवाल बार बार सीनियर्स भी उठाते हैं जूनियर्स के सामने, और जूनियर्स भी अक्सर लोगों से पूछते रहते हैं, एक बार जमानत हो गई दोबारा क्या जमानत होगी, या जमानत खारिज हो गई तो क्या दोबारा जमानत हो सकती है। लीगल तौर पे हो सकती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम दूसरी बार जमानत किस ग्राउंड पे दे रहे हैं। कहने का मतलब कि जब हम एक ग्राउंड उठा करके जमानत एप्लीकेशन डाल चुके हैं तो उसी ग्राउंड पे हम दोबारा जमानत एप्लीकेशन देंगे तो जाहिर सी बात है, जो कल कोर्ट को आपने बताया था कोर्ट कन्विंस नहीं हुई, वही बात आज आप बताएंगे कोर्ट कन्विंस नहीं होगी। मामला निकल के क्या आया, एक मामले में एक बार नहीं आप 20 बार जमानत एप्लीकेशन दीजिए, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। जनरली प्रैक्टिस में लोग करते क्या हैं कि एक बार जमानत एप्लीकेशन दाखिल करने के बाद जैसे ही उनको ऐसा प्रतीत होता है कि बेल खारिज हो गई, वो अपनी ऊपर की अदालत में जाकर के वो सारी कमियां जो लोअर कोर्ट ने नहीं देखी, या जिस मामले में जो मामला अजमानती प्रकृति का है, चूँकि ऐसा माना जाता है, कोर्ट को ऐसा प्रतीत होता है कि चूँकि मामला अजमानती है
अगर हम जमानत देना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपराध की संख्या बढ़ जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में कोर्ट उसको खारिज कर देती है, गंभीर प्रकृति के मामले हैं। लेकिन ऊपर की अदालत, हाई कोर्ट इसके लिए बनी हुई है, वहाँ से बेल आता है, जमानत अलाउ किया जाता है और जमानत लेकर के लोग आते हैं, यहाँ राशि का निर्धारण होता है। जैसी परिस्थिति हाई कोर्ट से आएगा तो हाई कोर्ट की अलग कहानी है, ठीक है। और हाई कोर्ट में नहीं है, अगर ज़िले से ही जमानत हो गई तो उसकी अलग कहानी है। उसके बाद वेरिफिकेशन क्या होता है, इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।